नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बैन गुरुज का एजुकेशन सीरीज में। और मैं हूं वीरेंद्र चौधरी, आपका होस्ट। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने बात करी लोन्स की बेसिक्स के बारे में, जहां हमने जाना कि लोन कैसे काम करता है, आपकी ज़रूरतें कैसे पूरी हो सकती है अपने सपने पूरे करने के लिए, और कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक लोन के लिए अप्लाई करते वक्त और एक लोन को अवेल करते वक्त। देखिए, लोन एप्लीकेशन अलग चीज है और लोन को लेना एक अलग चीज है। बहुत बार ऐसा होगा कि लोन के लिए आप अप्लाई करेंगे लेकिन लोन लेंगे नहीं, या हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट भी हो जाए। इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड्स में बताया। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जहां हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन करेंगे जैसी हमारी जरूरत है। अभी सितंबर आने वाला है और अक्टूबर से फेस्टिव सीजन चालू हो रहा है, और फेस्टिव सीजन जब हिंदुस्तान के अंदर आता है तो उसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट सबके जहन में आता है वो आता है कार। और कार आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ जरूरत नहीं रह गई है, वो एक शौक हो गया है, वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो जब शौक और स्टेटस सिंबल दो चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो आप मान के चलिए वो मार्केट बहुत रैपिडली ग्रो करता है। हिंदुस्तान के अंदर अगर हम कार मार्केट की बात करें आज, तो हिंदुस्तान का कार मार्केट करीब 125 बिलियन डॉलर्स का था 2024 में, और 2033 तक 240 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगा ये मार्केट। इतना बड़ा मार्केट जो जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 7.1% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी की बात करें तो तकरीबन 45% मार्केट जीडीपी का, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का कवर करता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट मार्केट है। और इसके पीछे रीजन है बढ़ती हुई डिमांड, बढ़ती हुई लोन सुविधाएं, और जितनी आसानी से अब गाड़ी को लेने के लिए लोन मिलता है, उसने एक विंग्स दे दिए हैं हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल ऑटोमोबाइल सेक्टर को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पे एक पर्सनल यूज हो गया कार्स, और उसके बाद एक कमर्शियल यूज हो गया, जिसके अंदर जो कमर्शियल यूज के अंदर गाड़ियां चलती हैं, पर्सनल कार सेगमेंट की गाड़ियां भी कमर्शियल यूज में चलती हैं। और उसके अलावा जो प्रॉपर लॉजिस्टिक व्हीकल्स होते हैं, जो ट्रेलर्स होते हैं, जो ट्रक्स होते हैं, वो सारा सेपरेट अलग मार्केट है। जो मैंने आपसे बात करी जिस मार्केट की, वो सिर्फ और सिर्फ कार लोन के मार्केट की, या कार के मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब आप कोई गाड़ी लेने का प्लान करते हैं, आपने सोचा कि मुझे गाड़ी लेनी है, और वो गाड़ी आपको लेने के लिए आप डिसाइड कैसे करेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूजुअली हमारे यहाँ पे कार की हम बात करें तो ये बेसिकली मेल डोमिनेंट प्रोडक्ट है लोन का, जहाँ पे हम आप यूथ को देखें तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है पेस को लेके, स्पीड को लेके, राइट। एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ग्रो होता है, तो उसके दिमाग में जो पहली चीज जो होती है कि मैं किसी दिन कुछ बनूंगा तो मैं क्या लूंगा, वो पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो होती है गाड़ी। पहले वो एक 2 व्हीलर के बारे में, बाइक के बारे में सोचता है, और जैसे जैसे वो ग्रेजुअली बड़ा होता है, उसके दिमाग में एक सपना आ जाता है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, या मुझे इस तरीके की गाड़ी लेनी है जिसके अंदर मैं प्रोबेबली अपनी जरूरत पूरी कर सकूं। वो जरूरत परिवार की जरूरत हो सकती है, या जरूरत उसकी स्पीड की, स्टाइल की, किसी की भी जरूरत हो सकती है। तो मेल डोमिनेंट मार्केट है, जहां पे घर के मेल्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी गाड़ी लेनी। अब हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम मान सकते हैं, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर मान सकते हैं। एक तबका हमारे यहाँ पे है जो सैलरीड का है। एक सैलरीड जब एम्प्लॉय गाड़ी लेने के बारे में सोचता है तो वो अपनी इनकम को मद्देनजर रखते हुए अपने सपने को लिमिटेड रखता है इनिशियली प्रोबेबली, और वो एक मिड सेगमेंट कार या एक छोटी कार से शुरुआत करता है। वहीं जब आप बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं तो क्योंकि उन्होंने गाड़ियों का चलन अपने परिवार के अंदर बहुत पहले से देखा होता है, तो मिड सेगमेंट की गाड़ियां तो उनके घर में यूज हो चुकी हैं आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले। आज की जनरेशन जो है वो उनको चाहिए पेस कार्स, स्पोर्ट्स कार्स, लंबी गाड़ी जिसके अंदर पावर बहुत हो, जिसके अंदर सेफ्टी बहुत हो, तो वो गाड़ियां प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आती है। तो ओवरऑल अगर हम कार सेगमेंट की हम बात करते हैं तो इंडियन कार सेगमेंट के अंदर
ABCD सेगमेंट्स के अंदर कार मार्केट को डिवाइड किया गया है। ए सेगमेंट की बात करूं तो मैं जो छोटी गाड़ियों में हम बात करें तो जहां पहले मारुति 800 रूल करती थी, अब वो मार्केट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, टिकट साइज बढ़ चुका है। ऑल्टो, K10 या इयॉन, हुंडई का इस सेगमेंट की गाड़ियों ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो ये छोटी गाड़ियां जितनी भी हैं ये आती हैं ए सेगमेंट के अंदर। ए सेगमेंट की गाड़ियों की बात करूं तो 5.5-6 लाख तक की गाड़ियां सब ए सेगमेंट के अंदर आ जाती हैं। बी सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बी सेगमेंट के अंदर 6-7 लाख रुपए से लेके 10-11 लाख रुपए तक की गाड़ियां बी सेगमेंट के अंदर आती हैं। फिर एक सेगमेंट आता है सी सेगमेंट, जो प्रोबेबली आज बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, जहां पे 10 लाख रुपए से लेके और 17, 18, 19 लाख रुपए तक की गाड़ियां, जिसके अंदर छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी आ गई हैं, छोटी कॉम्पैक्ट एमयूवीज भी आ गई हैं। ये सारी गाड़ियां, ये सेगमेंट सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है आज की तारीख में। तो ये सेगमेंट के अंदर की गाड़ियां ये 17-18 लाख रुपए तक की गाड़ियां हो गई। फिर एक प्रीमियम सेगमेंट आ गया जहां 20 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ियां प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जाने लग गई, या जिसको हम डी सेगमेंट भी कहते हैं। 20 लाख से ऊपर की गाड़ियां आज की तारीख में बहुत अवेलेबल हैं। लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है, लोगों की अर्निंग्स बढ़ चुकी हैं, लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ चुकी हैं। और देखिए, कार हमारे यहाँ पे बहुत इमोशनली कनेक्टेड प्रोडक्ट है। तो कार को लेके वो इमोशंस इतने स्ट्रांग हैं कि इंसान को लोन की अवेलेबिलिटी हो गई है तो वो चाहता है कि यार मेरे पास मेरी पॉकेट तो अलाउ मुझे 15 लाख की गाड़ी कर रही है, लेकिन मुझे लोन मिल जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 20 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडियन कार सेगमेंट 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है। अब क्यों ये मार्केट इतनी रैपिडली ग्रो कर रहा है? देखिए, मैंने बताया आपको, कार का मार्केट हमारा करीब 125 करोड़ बिलियन डॉलर्स का है, राइट। वहीं हम लोन मार्केट की बात करते हैं तो लोन मार्केट 125 बिलियन डॉलर के अगेंस्ट लोन का जो मार्केट है वो अभी करीब 26 बिलियन डॉलर्स का है। सो आप देखिए कि कितना बड़ा मार्केट है आज की तारीख में कार लोन का भी। इसके अंदर मैंने सिर्फ न्यू कार की बात करी है, अगर आप यूज्ड कार को और ऐड कर दें तो करीब 9 बिलियन डॉलर्स का मार्केट यूज्ड कार का और है। सो जिस पेस के साथ गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है न्यू कार की, तकरीबन उसी पेस से यूज्ड कार की भी डिमांड बढ़ रही है। उसके पीछे रीजन है कि जहां पहले एक परिवार के अंदर गाड़ी 5 साल, 7 साल, 8 साल तक चलाई जाती थी एक ही गाड़ी को, वो गाड़ी का जो एज एक फैमिली के अंदर है वो घट के आ गया है 3, 3.5, 4 साल के ऊपर। तो गाड़ियां बिक बहुत जल्दी रही हैं। फिर क्योंकि गाड़ी डेप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट है, तो जो नया बायर है, जो फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीद रहा है या अपना सेगमेंट चेंज कर रहा है, सी सेगमेंट से डी सेगमेंट पे जा रहा है, उसके लिए यूज्ड कार एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये दो जो मार्केट है, न्यू कार का और यूज्ड कार का मार्केट, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से मैच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं ग्रो करने के अंदर, और इसी तरीके से टोटल ऑटोमोबाइल मार्केट जो है कार का वो बढ़ता जा रहा है। तो इंडियन मार्केट की हम बात कर रहे थे अभी कार लोन की। आज की तारीख में देखिए, इंडियन मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो पर पर्सन कार जो हिंदुस्तान के अंदर है, पर 1000 लोगों के बीच जो कार का रेशो है वो हमारा सिर्फ 182 है। कहने का मतलब है 1000 लोगों के ऊपर 182 कार है हिंदुस्तान के अंदर। आपको लगेगा कि रेशो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जब कंपेयर करेंगे बाकी डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में, तो हमारा रेशो आज भी बहुत कम है। यही रेशो आप अगर यूएसए से देखेंगे तो वहां पे 850 लोगों के पास कार है पर 1000 में से। आप इमेजिन कीजिए, दे आर 8 टाइम्स हायर देन अस। वही आप अगर जापान में बात करेंगे तो करीब 650 है, वही आप रशिया में बात करेंगे तो करीब 350 है, ब्रिटेन में बात करेंगे तो करीब 550 से 600 है। सो आप कंपेयर करेंगे कि हिंदुस्तान का ऑटोमोबाइल मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके बाद भी जो गैप है, वर्ल्ड वाइड गैप है, वो बहुत ज्यादा है। उसके पीछे कारण शायद हमारी जो इनिशियल ग्रोथ थी वो इतनी नहीं थी जितनी आज है। सो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा मार्केट जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये रेशोज बहुत जल्दी चेंज होने वाले हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है वो फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है। बैंक्स जितना एग्रेसिवली कार्स को लेके फंड कर रहे हैं, एनबीएफसी जितना एग्रेसिवली कार्स को लेके फंड कर रही है, ये मार्केट बहुत जल्दी
बहुत स्पीड से ग्रो करने वाला है। अगर आप कार लोन मार्केट की बात करें हिंदुस्तान के अंदर, तो उसकी ग्रोथ भी बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ है। जैसे मैंने कहा कि 26 बिलियन डॉलर्स का मार्केट है आज की तारीख में, जो सिर्फ 2029 के अंदर करीब 42 बिलियन डॉलर्स पहुंचने का संकेत दे रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। अब जब आप कार लेते हैं, कोई भी जो फर्स्ट टाइम बायर है उसकी सोच रहती है कि मुझे एक छोटी कार लेनी है जिससे मैं सीख भी लूं, मेरे परिवार की जरूरत भी पूरी हो जाए और एक स्टेटस भी बन जाए। सो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पेट्रोल ऑप्शन है आपके पास, फ्यूल के हिसाब से डीजल ऑप्शन है, और जो नया मार्केट एक बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है वो है ईवी मार्केट। अब आपको ये जानने की बहुत जरूरत है कि आपकी जरूरत कैसी है। अगर आपकी जरूरत विद इन द सिटी है, आपका ड्राइव बहुत कम है और आपको सिर्फ वीक के अंदर 3-4 बार उस गाड़ी का यूज करना है, तो आपको बहुत सोच समझ के गाड़ी प्लान करने की जरूरत है। देखिए, पेट्रोल और डीजल की जब हम बात करते हैं तो डीजल शायद आज हिंदुस्तान के अंदर 10 रुपए के आसपास का फर्क है पेट्रोल और डीजल के अंदर, लेकिन डीजल की गाड़ी का कॉस्ट और डीजल की गाड़ी का मेंटेनेंस इज ऑन अ हायर साइड। सो आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप डीजल का प्राइस मत देखिए, आप ये सोचिए कि आप जितने समय वो गाड़ी रखने वाले हैं उसका कॉस्ट आपको कितना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट क्या आप उतना पैसा बचा लेंगे फ्यूल के ऊपर। सो मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी सिटी ड्राइव है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप पेट्रोल गाड़ी पे जाइए। उसका मेंटेनेंस कम पड़ता है, उसका इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेज कम पड़ता है, और अगर आप फ्यूचर को देखते हुए प्लान करते हैं तो ईवी इज अ वंडरफुल ऑप्शन। ईवी पेट्रोल और डीजल दोनों से सस्ता पड़ता है। हो सकता है थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेज ज्यादा हो, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से और आपकी पॉकेट के लॉन्ग रन के हिसाब से ईवी इज द परफेक्ट सोल्यूशन। और ईवी के अंदर जितना हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चरर्स ने काम किया है आज की तारीख में, यू विल बी अमेज्ड। टाटा, महिंद्रा किस कदर ग्रो कर रहे हैं और उनका ईवी सेगमेंट जिस कदर ग्रो कर रहा है, और उन्होंने जो सर्विस सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं, उन्होंने जो चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किए हैं, तो आप मान सकते हैं कि ईवी इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर यू। अब आपने एक बार गाड़ी का डिसाइड कर लिया, सबसे पहला आपने गाड़ी डिसाइड करना है और गाड़ी का यूज के हिसाब से आपको गाड़ी डिसाइड करना है। गाड़ी डिसाइड करने के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है आपका लोन। आपको गाड़ी के ऊपर परचेज करने के लिए कैसे लोन मिल सकता है, कितना लोन मिल सकता है और कहां से मिल सकता है। सो अब हम जो नेक्स्ट चीज बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली आपकी गाड़ी डिसाइड होने के बाद लोन के ऊपर। तो कार लोन मार्केट को हम प्रिडोमिनेंटली, जैसे कार को हम दो भाग में बांट देते हैं, न्यू कार और यूज्ड कार, उसी तरीके से कार लोन मार्केट भी दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला न्यू कार लोन मार्केट और दूसरा यूज्ड कार लोन मार्केट। न्यू कार लोन मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो मोर और लेस सभी नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज न्यू कार फंड करती है मेजरली। यूज्ड कार के अंदर आपके पास थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक्स यूज्ड कार का फंडिंग नहीं करते हैं। तो पहले हम न्यू कार की बात करते हैं। जब आप न्यू कार परचेज कर रहे हैं तो उसका लोन कैसे मिलेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू कार के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैं बात करूं तो आपके पास फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन है, आपके पास फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करते हैं तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या एनबीएफसीज जो फंड करते हैं कार लोन, वो सारे के सारे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, आपने आज गाड़ी परचेज करी है, आपने एक एक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंक के साथ डील किया है, जितने समय के लिए आपका लोन चलेगा उतने समय के लिए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब दूसरा चीज है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेजरली जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बीओबी हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स भी कार लोन करते हैं। ये लोग जो फंड करते हैं वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर करते हैं। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया, अगर कल को रेपो रेट के अंदर कोई भी रिवीजन होता है
तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी प्रोपोर्शन के अंदर वेरी करेगा। मान लीजिए 25% रेपो रेट बढ़ गया है तो आपका लोन का रेट 25 पैसे बढ़ जाएगा। अगर वो 25 पैसे कम हो गया है तो आपका रेट 25 पैसे कम हो जाएगा। अब दोनों में लेते समय आपके लिए कौन सा बेटर है, ये चूज करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको उस वक्त की चलने वाली इकोनॉमिक कंडीशंस को थोड़ा सा असेस करना पड़ेगा। देखिए, आज की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के ही चांसेस हैं, बढ़ने के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। आने वाले फ्यूचर साल 2 साल के अंदर तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहां हम ये सोचें कि रेट्स बढ़ेंगे। हाँ, घट सकते हैं। तो स्मार्ट बायर वुड ऑप्ट फॉर अ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हो सकता है कल को 25 पैसे 50 पैसे रेपो रेट का कोई रिवीजन आ जाए कम होने का, तो आपका वो इफेक्ट आपके लोन के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। दूसरा, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन के अंदर हम बात करें तो आपके पास पार्ट पेमेंट के ऑप्शंस होते हैं। जहां आपके पास एक्सेस या सरप्लस मनी है तो आप वो पैसा अपने लोन अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं और वो आपका डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से कम हो जाएगा। तो वहां आप इंटरेस्ट की सेविंग कर सकते हैं। जबकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन के अंदर यूजुअली पार्ट पेमेंट के ऑप्शंस नहीं होते। आप या तो पूरा लोन क्लोज कर सकते हैं या उसको जैसे चल रहा है वैसे चलते रहते। तो ऑप्शंस दोनों आपके पास हैं। हाँ, कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं या कुछ कस्टमर प्रोफाइल्स ऐसे हैं जो प्रोबेबली नेशनलाइज बैंक के अंदर फिट इन नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी थोड़ा सा फर्क है। आज की तारीख में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर जहां कार लोन का रेट 7.75 से स्टार्ट है, वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स की बात करते हैं तो रेट्स करीब 8.40 8.30 से चालू है। तो थोड़ा सा 25-50 पैसे का फर्क वहां पे रेट का है। खैर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको सारी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको देखने की जरूरत है। अब हम आते हैं कि हमें पहला सवाल जो कस्टमर्स यूजुअली हमसे पूछते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा, वो पूछते हैं कि हमें कितना लोन मिल जाएगा या कितना % लोन मिल जाएगा कार की वैल्यू का। सो देखिए, कार के अंदर 2 प्राइसेस काउंट होती हैं जब आप एक लोन की कैलकुलेशन करते हैं। एक होता है एक्स शोरूम प्राइस और एक होता है ऑन रोड प्राइस। सो एक्स शोरूम प्राइस इज द बेसिक प्राइस, द इनवॉइस वैल्यू ऑफ योर कार, और उसके अंदर जब आप इंश्योरेंस का वैल्यू और जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, आरटीओ का वैल्यू, जब ये 2 चीजें ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है ऑन रोड प्राइस ऑफ द कार। सो आज की तारीख के अंदर चाहे नेशनलाइज बैंक हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, ऑन रोड का 90% तक सब्जेक्ट टू आपकी एलिजिबिलिटी, इनकम की एलिजिबिलिटी एज पर योर फाइनेंशियल्स बन रही है, तो वो ऑन रोड प्राइस का 90% तक आपको फंड कर देते हैं, जबकि एक्स शोरूम प्राइस का 100% तक हो जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली आपको ऑन रोड प्राइस का सिर्फ 10% पैसा अगर आपके पास है तो आप गाड़ी ले सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अलावा आती है वो आती है कि आपको कितने समय अवधि के लिए लोन मिल सकता है। तो जब हम न्यू कार की बात करते हैं तो न्यू कार के अंदर जो मैक्सिमम फंडिंग एक बैंक करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो और चाहे कोई एनबीएफसी हो, तो मैक्सिमम 7 साल के लिए आपका लोन होता है। सो आप 5 साल पे भी जा सकते हैं, आप 7 साल पे भी जा सकते हैं। आपको अगर ईएमआई छोटा रखना है तो आप 7 साल के लिए ऑप्ट कीजिए। अगर आपको जल्दी फारिग होना है लोन से तो आप 5 साल भी रख सकते हैं। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको 5 साल करना है कि 7 साल करना है? पहला पैरामीटर हो गया आपकी इनकम। अगर आप छोटी ईएमआई देके और जल्दी लोन से मुक्त होना चाहते हैं तो आप छोटे टेन्योर के लिए चाहिए। आप अपनी ऑब्लिगेशन को लिमिटेड रखना चाहते हैं और स्ट्रेस नहीं चाहते हैं तो उसको आप मैक्सिमम समय के लिए भी रख सकते हैं। अब दूसरी चीज, जैसा मैंने पहले बोला था कि हिंदुस्तान के अंदर कार की ओनरशिप का मार्केट कितने समय के लिए, वो गाड़ी, वो पर्टिकुलर कार कितने समय के लिए रहेगी, वो थोड़ा सा बदल चुका है। जहां पहले एक गाड़ी 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल चलती थी, आज गाड़ी 3 साल 4 साल बाद चेंज हो जाती है। तो वो भी आपको देखने की जरूरत है। अगर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन लिया है और अगर आप 5 साल का लोन लेके अगर उसको 3 साल में अगर लोन बंद करना चाहते हैं, आपने गाड़ी बेच दी है, तो ध्यान रखिएगा आपको फोरक्लोजर चार्जेस लग सकते हैं। और वो फोरक्लोजर चार्जेस कहां तक? 5 से 6% के बीच जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा उसका आपको पीनल चार्जेस लग जाएंगे या फोरक्लोजर चार्जेस लग जाएंगे। तो आप सोच समझ के जब ये टेन्योर चुने
लोन की अवधि चुने तो वो सोच समझ के चुनिए कि आपको वो गाड़ी कितने समय के लिए शायद रखनी है या शायद नहीं रखनी है, तो वो सोच के और फिर चुनिए। नेशनलाइज्ड बैंक में आप इस चीज से बच जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ पे फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, तो आप वो फोरक्लोजर चार्जेस से बच जाते हैं। तो आप किसी भी समय का लोन लीजिए और कभी भी उसको चुका दीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं लोन क्लोज कराते वक्त आपको जो इम्पोर्टेंट ध्यान में देने वाली चीज है, फोरक्लोजर चार्जेस से आप बच सकते हैं अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और द लेटेस्ट आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है अगर आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपको फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये ध्यान रखिए जब भी आप, इफ यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड और अगर आप लोन ले रहे हैं तो अपना एमएसएमई या उद्यम आधार का सर्टिफिकेट बैंक ऑफिशियल को जरूर सबमिट करें, सो दैट आपका जब फोरक्लोजर आप कराना चाहेंगे तो उस टाइम पे फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगेंगे और वो पैसे आपके बच जाएंगे। सो आपको वैल्यू का, गाड़ी की ऑन रोड वैल्यू का 90% तक लोन मिल सकता है। मैक्सिमम 7 साल के लिए ये लोन मिल सकता है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कार लोन के लिए चाहिए होते हैं वो आपके 2 साल के फाइनेंशियल्स चाहिए होते हैं, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कार का कोटेशन चाहिए होता है। जो आप गाड़ी ले रहे हैं, जिस डीलर से ले रहे हैं, वो आपको एक कोटेशन देता है और वो कोटेशन आपको अपनी फाइल के साथ सबमिट करनी रहेगी। अमूमन एक कार लोन 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाता है और 1 दिन और एक्स्ट्रा उसके डिसबर्सल में लगता है। पैसा, लोन का पैसा डायरेक्टली डीलर के अकाउंट के अंदर जाता है। सो ये बेसिक जानकारी है जो आपको न्यू कार लेते वक्त अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अब हम बात करेंगे एक नए सेगमेंट की, जो कार लोन का ही सेगमेंट है, यूज्ड कार। यूज्ड कार जैसे मैंने बोला करीब $9 बिलियन का मार्केट है आज की तारीख में हिंदुस्तान में और प्रोबेबली इट इज ग्रोइंग फास्टर देन द न्यू कार मार्केट। और उसके पीछे सिंपल रीजन है, लोग गाड़ी बहुत जल्दी बदलने लग गए हैं और जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो अपने सेगमेंट चेंज कर रहे हैं या उनके लिए यूज्ड कार एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि पैसा कम देना पड़ रहा है और अच्छी गाड़ी भी मिल रही है। सो अब हम बात करते हैं इस मार्केट की, यूज्ड कार की। यूज्ड कार की मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया, जहां पे एक यूज्ड कार परचेज का मार्केट हो गया। यूज्ड कार परचेज का मतलब एक इंसान अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा है और दूसरा इंसान उसकी गाड़ी खरीदना चाह रहा है। दिस इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज। फिर दूसरा आ गया यूज्ड कार रीफाइनेंस। यूज्ड कार रीफाइनेंस का मतलब हो गया आपकी एक गाड़ी है जिसके ऊपर एक लोन चल रहा था और वो लोन अब क्लोज हो चुका है और आपको कैश पैसे की जरूरत है। बैंक ने आपको उस पर्टिकुलर कार को हाइपोथिकेट करके कैश पैसा दे दिया, ये कहलाता है यूज्ड कार रीफाइनेंस। फिर एक मार्केट आता है यूज्ड कार बीटी प्लस टॉपअप, मतलब बैलेंस ट्रांसफर प्लस टॉपअप। ये जो सेगमेंट है ये बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है और उसके ग्रो करने के पीछे रीजन है कि ये बहुत आसान पैसे की उपलब्धता दे रहा है एक बिजनेस ओनर को या एक सैलरीड को भी, जब उसको जरूरत पड़ रही है और उसको एक एडिशनल एसेट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक लोन चल रहा है 10 लाख रुपए का XYZ किसी भी बैंक से और आपने उसकी 18 किस्तें पे कर दी। आपके गाड़ी का एसेट का वैल्यू जब आपने लिया था, वो न्यू कार ली थी, तो करीब 12-13 लाख रुपए था, जिसके अगेंस्ट आपने 10 लाख का लोन लिया। अब आपका लोन रह गया है 8 लाख रुपए का, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और आपको गाड़ी चलाते हुए 1-2 साल बीत चुके हैं। अब आपको कुछ एडिशनल पैसे की जरूरत पड़ी और आपके पास कोई और एसेट नहीं है और आपकी पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन की एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। उस केस के अंदर ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जहां आप ये पैसा ले सकते हैं। ये पैसा लेने के लिए आपको अपना ओरिजिनल लोन एक XYZ किसी और बैंक से शिफ्ट करना पड़ेगा, बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये प्रोडक्ट के अंदर आपको आपकी गाड़ी की करंट वैल्यू का 200 से 250% तक, कहने का मतलब है अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू अगर आज 8 लाख रुपए है तो आपको 16 से 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ओरिजिनल जो आपका आज का आउटस्टैंडिंग है 8 लाख रुपए, वो जो दूसरा बैंक जो इसको बैलेंस ट्रांसफर कर रहा है वो 8 लाख रुपए तो उस प्राइमरी बैंक को पे कर देगा और एडिशनल जो पैसा बनता है वो आपको कैश पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा। इससे आपकी पैसे की जरूरत भी पूरी हो गई और एज कंपेयर टू किसी भी और अनसिक्योर्ड लोन से ये लोन सस्ता है। द ओनली ड्रॉबैक, ये ध्यान रखने की बात है, पैसा लेने के एक्साइटमेंट में आपको ये नहीं भूलना है कि आपका जो प्राइमरी लोन
जो शायद 8% पे 8.5% पे चल रहा था, वो प्राइमरी लोन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वाला जो लोन होगा ये हो सकता है आपको 12.5-13% के ऊपर मिले। सो आप ये मान के चलिए, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है इस चीज के लिए कि मेरे प्राइमरी लोन की कॉस्ट भी रिवाइज हो जाएगी ये नया लोन लेने। बट अगेन, जरूरत है तो ये बेटर ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं बेसिक्स के ऊपर, आते हैं परचेज लोन की। यूज्ड कार परचेज के अंदर, क्योंकि हमने पूरे सेगमेंट को फ्यूल के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, ऑटोमोबाइल सेगमेंट को, प्राइमरी सेगमेंट इज पेट्रोल एंड डीजल। सो पेट्रोल के अंदर जब आप गाड़ी परचेज करते हैं तो उसका एज का कैलकुलेशन होता है, वैसे ही डीजल के अंदर एज का कैलकुलेशन होता है। आज की तारीख में पेट्रोल के अंदर जो फंड कर रहे हैं बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस फंड कर रहे हैं, वो एज ऑफ द कार लेते हैं 12 साल तक, या 15 साल भी, कुछ इंस्टीट्यूशंस 15 साल तक भी लेते हैं। मतलब कि जो गाड़ी उस डेट को, जिस डेट को परचेज की गई है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर उसका लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ईयर से लेके आपका जो आप लोन आज ले रहे हैं वो क्लोज होगा, उसके बीच का एज मैक्सिमम 12 से 15 साल होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक गाड़ी 2020 का मॉडल है, पेट्रोल गाड़ी है, और वो गाड़ी आप परचेज कर रहे हैं किसी सेलर से, और आज 2025 चल रहा है, तो उस गाड़ी की एज, जो मैक्सिमम एज बैंक कैलकुलेट करेगा, वो 2020 से 15 साल या 12 साल, मतलब 2032 से 2035, ये उसकी मैक्सिमम एज होगी। मतलब कि अगर आप आज गाड़ी आप प्लान कर रहे हैं तो उसकी एज 5 साल जा चुकी है। सो आपको जो अब लोन, मैक्सिमम लोन मिल सकता है उस गाड़ी के ऊपर, वो 7 साल, क्योंकि एक गाड़ी के ऊपर लोन 7 साल से ज्यादा नहीं देते बैंक, तो 7 साल तक आपको वो लोन मिल सकता है। तो आप, क्योंकि वो एज ब्रैकेट में आ रहा है, तो आपको 7 साल का लोन आसानी से मिल जाएगा। अब आप यही थोड़ा सा पीछे चले जाइए, ये मॉडल आप परचेज कर रहे हैं 2025 का, 2015 का मान लीजिए, और आज 2025 चल रहा है, एज ऑफ द कार 12 साल है, ऑलरेडी आपके 10 साल जा चुके हैं, तो अब आपको बैंक सिर्फ 2 साल के लिए फंड कर सकता है। कुछ इंस्टीट्यूशन शायद 3 साल का और दे दें, जो 15 साल तक करते हैं, वो शायद आपको 3 साल और दे सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द बैंक्स आपको 2 साल के लिए देंगे। सो आप जब गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको लोन लंबी अवधि का चाहिए, तो जितना कम ये पुराना मॉडल होगा उतना आपको लोन ज्यादा अवधि का मिलेगा। अब डीजल की बात करते हैं, तो डीजल के अंदर एज ऑफ द कार 8 से 10 साल है। मतलब आप 8 से 10 साल के बीच का ही आप कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर आप 2015 की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, डीजल की गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर लोन नहीं ले सकते। परचेज कर सकते हैं लेकिन लोन नहीं ले सकते, क्योंकि उसका एज ऑफ द कार एज पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुका है। सो आप 2020 की गाड़ी परचेज की तो आपको 8 साल, मतलब आज 2025 चल रहा है, आपको 3 साल का लोन मिल जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूशन 10 साल तक भी करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एज ऑफ द कार पता होना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी करती है और लोन टेकिंग कैपेसिटी डिफर करती है। अब बात करते हैं हम कि यूज्ड कार के अंदर और कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जब आप परचेज करते हैं तो देखिए, हो सकता है आप लोन ले रहे हो और हो सकता है आप लोन नहीं ले रहे हो। लोन ले रहे हैं तो बैंक आपके बहुत सारे कंप्लायंसेस पूरे कर देता है, क्योंकि बैंक उसकी वैल्यूएशन भी कराता है, बैंक उसका पास्ट रिकॉर्ड भी चेक करता है। आज की तारीख में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज हो गई वो है चालान, क्योंकि चालान आपके पहले तो मैन्युअली कटते थे, आज की तारीख में डिजिटल चालान कटते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहां गाड़ियों के ऊपर 10-10, 15-15 हजार के चालान ड्यू पड़े हुए हैं। तो अगर आपने वो गाड़ी कैश में परचेज करी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर चालान है, और वो चालान आपकी ऑब्लिगेशन बन जाते हैं। लेकिन और ट्रांसफर में भी दिक्कत आती है, क्योंकि गाड़ी ट्रांसफर तब होगी जब पुराने चालान खत्म होंगे। तो ध्यान रखिए, जब आप लोन ले रहे हैं तो वो सारी चीजें आप कंप्लायंस भी पूरी कर ले। और बैंक क्योंकि वैल्यूएशन कराता है गाड़ी की, तो वो सारी चीजें ठोक बजा के देखता है। तो शायद लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो मोटा मोटा उस गाड़ी की वेरिफिकेशन पूरी हो जाती है। सो इस तरीके से आप यूज्ड कार भी परचेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने न्यू कार के अंदर बताए थे, उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपका गाड़ी का आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और गाड़ी का इंश्योरेंस और गाड़ी का पॉल्यूशन, ये 3 डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल आपको किसी भी सेलर से लेने हैं जब आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आपका बैंक करता है फिर जहां से आप लोन ले रहे हैं। अब हमने बात कर ली कार लोन की, जहाँ पे न्यू कार और यूज्ड कार दोनों हमने डिस्कस कर लिया। जो इम्पोर्टेंट चीजें थी लेते वक्त, चाहे वो न्यू कार हो चाहे वो यूज्ड कार हो, मोटा मोटा मैंने आपको सब बता दी है।
अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको और ध्यान में रखनी है जब आप चाहे न्यू कार ले रहे हो चाहे यूज कार ले रहे हो। वो एक एडिशनल कॉस्ट होती है आपके लिए। वो एडिशनल कॉस्ट है आपके प्रोसेसिंग फीस, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, राइट, वो आपका लोन कवर भी होता है। तो ये चार्जेस बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। कुछ जगह पे ये चार्जेस कम होते हैं, कुछ जगह पे ये चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप लोन लें तो पहले से क्लैरिटी कर लें कि एडिशनल कॉस्ट अदर देन योर ईएमआई एंड इंटरेस्ट, एडिशनल कॉस्ट आपको क्या आने वाली है। जहाँ तक कि लोन कवर की बात है, जिसको लोन सुरक्षा भी बोलते हैं, एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमेशा लें, क्योंकि आप रोड पे चल रहे हैं। ड्राइविंग कंडीशंस हिंदुस्तान में कैसी हैं आपको पता है, रोड कंडीशंस कैसी हैं आपको पता है। यू नेवर नो कब क्या होने वाला है। सो कम से कम आप अपनी ऑब्लिगेशंस को सिक्योर करेंगे एक छोटे से अमाउंट का इंश्योरेंस लेके, जिससे आपके पीछे अगर कुछ ऐसा घटना घटती भी है तो परिवार को वो दिक्कत ना आए और आपका परिवार वो लोन से मुक्ति पा सके। सो ये चीज का आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, लोन का डिमांड बढ़ने वाला है, गाड़ियां आप प्लान कर रहे होंगे। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर कीजिए, अपने कंसल्टेंट से पूछिए। मेरा नंबर भी आपको लिंक में मिल जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आप मुझसे कुछ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे हमेशा कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल गिव यू द गाइडेंस वॉट एवर आई कैन। और क्योंकि ईवी इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस जनरेशन, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इफ ईवी एट ऑल इज अ ऑप्शन आपके लिए तो ईवी गाड़ी को चूज कीजिए, क्योंकि अब बहुत अच्छी गाड़ियां आ रही हैं, उनकी माइलेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, जहाँ पे कवर बैटरी कवर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज है जो आपको लाइफ टाइम बैटरी की गारंटी भी दे रही हैं। सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ। और सीजन का लुत्फ उठाइए और अपने ड्रीम कार को या तो आप खरीदिए या अपनी जो एग्जिस्टिंग कार है उससे रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो कीजिए। बड़ी गाड़ी पे जाना चाहते हैं तो वो लीजिए। और लोन लेते वक्त हमेशा जो मैंने आपको बातें बताई है उनका ध्यान रखिए, जिससे आप पैसा बचा सकें और अपने परिवार के साथ खुशियों से उस गाड़ी को एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच। एक बार फिर वीरेंद्र चौधरी, होस्ट बेंगलुरु से। और इसी तरीके से हम आपकी जानकारी बढ़ाते रहेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम जो प्रोडक्ट कवर करेंगे वो होगा एक और सपना जो हर व्यक्ति हिंदुस्तान में देखता है, और वो होगा आपका घर। सो स्टे ट्यून एंड बी विथ अस। थैंक यू सो मच वंस अगेन, वीरेंद्र चौधरी।